नमस्कार दोस्तों, एमबी वेल्थ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट बेसिक पार्ट 7, क्योंकि आपको पता है हमने 6 पार्ट पहले बना दिए हैं। तो आज हम बात करेंगे पार्ट 7 के बारे में। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हमने स्टॉक मार्केट बेसिक पार्ट 1 के अंदर बताया था कि टाइप्स ऑफ मार्केट, इक्विटी मार्केट होता है, डेरिवेटिव मार्केट होता है और डेब्ट मार्केट। उसके बाद हमने इक्विटीज को जान लिया है, इंडाइसिस को भी जान लिया है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को भी जान लिया है, म्यूचुअल फंड को भी जान लिया और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को भी जान लिया है। तो आज हम बात करेंगे ऑफर फॉर सेल इसके बारे में। और साथ में दोस्तों और भी काफी टॉपिक है जिनके बारे में हम लगातार वीडियो बनाते रहेंगे, तो आप चैनल पे बने रहे। तो दोस्तों ऑफर सेल के अलावा हम बात करेंगे यहाँ पे कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर क्या होता है, एफपीओ क्या होता है और राइट इश्यू क्या होते हैं। तो वीडियो के अंदर लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों जैसे कि आपने आईपीओ के अंदर देखा था कि जब कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो उसके कुछ लेवल्स होते हैं। पहले लेवल के अंदर फैमिली और फ्रेंड मिलकर कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं, फिर कंपनी ग्रो होती है। अगर कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो एंजल इन्वेस्टर आ जाते हैं। उसके बाद कंपनी और अच्छे से ग्रो होती है और उसके बाद अगर कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट आती है तो वेंचर कैपिटल भी आ जाते हैं, बड़े बड़े बैंक्स आ जाते हैं, बड़े बड़े डीआईज एफआईज भी आ जाते हैं। उसके बाद कंपनी को लास्ट में बहुत ज्यादा फंड की आवश्यकता है तो कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। और दोस्तों उसके बाद कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो जाती है और वहां पे ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद दोस्तों हमने देखा था कि आईपीओ का प्रोसेस क्या है। पहले कोई कंपनी एक मर्चेंट बैंक सेलेक्ट करती है, फिर उसका ड्यू डिलिजेंस होता है, डीआरएस की फाइल होता है, सेबी से अप्रूवल मिलता है, उसके बाद प्राइस बैंड सेलेक्ट होता है, उसके बाद जो आईपीओ का मार्केटिंग होती है, फिर ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन हो जाता है और लास्ट में स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो जाती है। तो ये हमने देखा था आईपीओ का प्रोसेस, जो कि काफी लंबा है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑफर फॉर सेल। दोस्तों सेबी ने 2010 के अंदर एक रूल निकाला था, एमपीएस रूल, जिसका मतलब है मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। कि जो भी इंडिया के अंदर कोई भी कंपनी लिस्टेड है उसके अंदर मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% होनी चाहिए। मतलब एमपीएस 25% होनी चाहिए पब्लिक का। तो इसके बाद जैसे मान लो किसी प्रमोटर के पास 80% शेयर है, 85% शेयर है, 90% शेयर है, तो उनको अपने शेयर कम करने पड़ेंगे, 75 तक लेके आने पड़ेंगे। तो उसके बाद सेबी ने 2012 के अंदर ऑफर फॉर सेल इंट्रोड्यूस किया। दोस्तों इसमें क्या होता है कि एक बहुत ही आसान तरीका होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो ऑफर फॉर सेल एक बहुत ही आसान मेथड होता है जो कि शेयर सेल्स कर सकते हैं थ्रू एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के द्वारा। ये सिर्फ लिस्टेड कंपनियों में लागू होता है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि कंपनी जो प्रमोटर है वो अपने शेयर सेल्स करते हैं पब्लिक को, और जो पैसा होता है वो प्रमोटर के पास जाता है। जैसे आईपीओ में आपने देखा कि जो पैसा होता है वो कंपनी के पास जाता है और कंपनी अपने इस ग्रोथ के अंदर, अपने एक्सपेंस के अंदर, अपने कर्जा कम करने के लिए उसको इस्तेमाल करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो सेल्स कर रहे हैं वो प्रमोटर्स हैं, तो जो भी पैसा जाएगा वो प्रमोटर के पास जाएगा और प्रमोटर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, एक फ्लोर प्राइस होता है। जैसे कि आपने आईपीओ के अंदर देखा, आईपीओ के अंदर एक प्राइस बैंड होता है, फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही प्राइस होता है, फ्लोर प्राइस। प्रमोटर बोलते हैं कि भाई फ्लोर प्राइस ये है, मान लो 200 रुपए कोई शेयर है तो फ्लोर प्राइस को मान लो 180 दे दिया कि 180 के नीचे हम इसको नहीं बेचेंगे। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने ऊपर पे इसको बिड कर सकते हो। तो लोग इसके अंदर बिडिंग करते हैं। मान लो 180 का फ्लोर प्राइस है तो किसी ने 185 कर दिया, किसी ने 190 कर दिया। तो लास्ट में जब डिसाइड होता है कि ज्यादा बिड किसके ऊपर आई है तो वो एक कट ऑफ प्राइस हो जाएगा। फिर आपने किसी भी बिड पे प्राइस किया हो आपको उस प्राइस के ऊपर ही मिलेगा। मान लो 180 का फ्लोर प्राइस था और 190 इसका कट ऑफ था, तो अगर 190 नीचे आपने लगाया तो आपको ऑफर फॉर सेल नहीं मिलेगा, आपको शेयर नहीं मिलेंगे। 190 ऊपर आपने कितने भी ऊपर बिडिंग की हो आपको 190 के हिसाब से ही शेयर मिल जाएंगे। और दोस्तों इसके अंदर 10% जो कोटा होता है वो रिटेल इन्वेस्टर का होता है। कोई भी जो प्रमोटर है वो इसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन नेसेसरी है कि भाई 10% तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए होना ही चाहिए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ऑफर सेल काफी अच्छे समझ में आया होगा। एक सिंपल सी लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। दोस्तों ये बिल्कुल आईपीओ की तरह होता है, बस इसमें अंतर ये है कि ये आईपीओ, क्योंकि आईपीओ आता है जब पहली बार कोई कंपनी अपने शेयर पब्लिक को इश्यू करती है तो उसको आईपीओ बोलते हैं। लेकिन जब दूसरी बार कोई कंपनी अपने शेयर इश्यू करती है, जब कंपनी को दोबारा रिक्वायरमेंट आती है तो उसको बोलते हैं एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। दोस्तों इन सब चीजों का मतलब एक ही कि पब्लिक से पैसा उठाना। कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो पब्लिक है, जो नॉर्मल इन्वेस्टर है, उनसे पैसा उठाना। तो दोस्तों इसमें क्या है कि इसमें भी काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस है। जैसा कि आईपीओ की तरह ही सब कुछ इसमें करना पड़ता है। इसमें प्राइस बैंड भी सिलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद उसकी लिस्टिंग भी होती है। तो ऐसे एकदम आईपीओ की तरह ही है। बस ये है कि जो कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, पहले उसका आईपीओ आ चुका, उसके बाद कंपनी को दोबारा फंड की आवश्यकता है, तब लेके आती है एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। और बेसिकली ये जो मार्केट प्राइस है उससे कम प्राइस पे होगा, तभी तो कोई लोग इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाएंगे। और दोस्तों इसके अंदर जो पैसे हैं वो कंपनी के पास जाते हैं। जैसे आपने देखा
कि ऑफर फॉर सेल के अंदर जो पैसे वो प्रमोटर के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पैसे हैं वो कंपनी के पास जाते हैं और कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको यूज करती है, उसको अपना डेब्ट कम करती है, अपने जो प्लान है उसको एक्सपेंशन करती है, उसको अच्छे ग्रोथ कराती है, तो ये सारे पैसे जाते हैं कंपनी के पास जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको एफपीओ भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं राइट इशू। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि काफी राइट इश्यूज आए हैं। रिलायंस अपना राइट इशू लेके आई थी, आदित्य बिरला फैशन रिटेल भी अपना राइट इशू लेके आया था। तो ये क्या होते हैं दोस्तों, ये इसका डेफिनेटली हम बात करते हैं कि राइट इशू इज ए इनविटेशन टू एक्साइटिंग शेयर होल्डर टू परचेज एडिशनल न्यू शेयर इन द कंपनी। मतलब सिंपल सी बात है दोस्तों, राइट्स का मतलब होता है अधिकार। मतलब ऐसे इशू जिसके ऊपर आपका अधिकार हो, और आपका अधिकार कब होगा, जब आप उस कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे। मतलब बात यही है कि अगर किसी कंपनी के आप शेयर होल्डर्स हैं और वो कंपनी राइट इशू लेके आ रही है, तो आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई दूसरा उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि कंपनी राइट इशू लेके आ रही है, मतलब जो उसके पहले से इन्वेस्टर हैं वही इसके अंदर इश्यू के अंदर पैसे लगा सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके अंदर पैसों की, तो दोस्तों इसके अंदर भी जो पैसे हैं वो कंपनी के पास जाते हैं और कंपनी इसके अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर सकती है और अपने बिजनेस को ग्रो करा सकती है। लेकिन दोस्तों आपको देखा होगा कि इसके अंदर दो डेट होती है, एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट। ये जो डेट है ये आपने डिविडेंड के अंदर भी सुनी होंगी कि एक्स डिविडेंड डेट ये है, रिकॉर्ड डिविडेंड डेट ये है। तो ये डिविडेंड जो डेट है, एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट, काफी कंफ्यूजिंग है, तो हम पहले इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं एक सिंपल भाषा में। दोस्तों एक्स डेट क्या होती है? दोस्तों एक्स डेट ये होती है कि एक्स डेट को से पहले आपको जो शेयर है बाई करने होंगे, चाहे वो राइट इशू हो या फिर डिविडेंड हो। जैसे मान लो किसी कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया कि इतने % डिविडेंड देगा, तो आपके एक्स डेट होगी कि जिस दिन कंपनी एक्स डेट रख रही है उससे पहले आपको उसे बाय करने होंगे, तभी आपको डिविडेंड मिलेगा या तभी आपको राइट इशू अप्लाई करने को मौका मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आता है रिकॉर्ड डेट। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। रिकॉर्ड डेट होती है कि इस दिन आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर होने चाहिए। मतलब आपने अगर किसी कंपनी के शेयर बहुत पहले से खरीद रखे हैं, लेकिन अगर रिकॉर्ड डेट के दिन आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर नहीं है, आपने बेच दिए, तो आप न तो राइट इशू के लिए एलिजिबल होगे और न ही डिविडेंड के लिए। तो ये आपको बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया होगा कि एक्स डेट क्या होती है और रिकॉर्ड डेट क्या होती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ राइट इशू कि राइट इशू के टाइप्स कितने होते हैं। दोस्तों बेसिकली राइट इशू के दो ही टाइप होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट राइट इशू या डायरेक्ट राइट ऑफरिंग, और दूसरा होता है इंश्योर्ड या स्टैंड बाय राइट ऑफरिंग। दोस्तों इसको इशू बोल सकते हैं, राइट इशू बोल सकते हैं या राइट ऑफरिंग भी बोल सकते हैं, इसमें ज्यादा अंतर है नहीं। तो दोस्तों पहले बात करते हैं हम डायरेक्ट इशू की कि डायरेक्ट राइट ऑफरिंग क्या होता है। दोस्तों इसमें मतलब होता है कि इफ नॉट सब्सक्राइब्ड प्रॉपर्ली द इश्यूअर में बी अंडर कैपिटलाइज्ड। मतलब अगर मान लो आपके कोई कंपनी के शेयर ले रखे हैं, 100 रुपए का एक शेयर है और कंपनी ने राइट इशू दे दिया 80 रुपए पे, तो हो सकता है सभी तो इन्वेस्टर ऐसे होंगे नहीं जो उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, या सभी तो 80 रुपए पे नहीं लेंगे। किसी के पास पैसे की दिक्कत होगी, किसी के पास कंपनी में इतना बिलीव नहीं होगा कि भाई इससे 10 रुपए हम नहीं लगेंगे, तो बहुत से रीजन हो सकते हैं। तो सभी जो इन्वेस्टर हैं वो तो उसके अंदर सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो अगर सभी सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जो राइट इशू फुली सब्सक्राइब नहीं होगा। तो डायरेक्ट इशू होता है कि अगर फुली सब्सक्राइब ना होता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अंडर कैपिटलाइज्ड होकर इशू क्लोज हो जाएगा। जिन लोगों को जो राइट इशू के शेयर चाहिए थे वो ले लेंगे, जितना कंपनी फंड रेज कर पाएगी वो अपना फंड ले लेगी, उसको उससे ही काम चला लेगी। तो ये तो होता है राइट इशू। लेकिन दोस्तों दूसरा होता है इंश्योर्ड राइट ऑफरिंग, या इसको इनडायरेक्ट राइट ऑफरिंग भी बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट राइट इशू भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। इसमें क्या होता है कि जितने शेयर अपने जो पहले से इन्वेस्टर हैं वो ले लेंगे तो ठीक है, उसके बाद जो बचे शेयर हैं उनको थर्ड पार्टी या बैक स्टेप परचेजिंग, ये एग्जांपल जैसे हम देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट बैंक या कोई बड़े एफआई जो कि उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, अगर मान ले सभी इन्वेस्टर ने उसके अंदर पैसा नहीं लगाया, तो जो बाद में जो शेयर बच गए उनको जो थर्ड पार्टी है या बैक स्टेप परचेजिंग है, इन्वेस्टमेंट बैंक है, वो उसके अंदर पैसे लगाएंगे। और बेसिकली यार कोई ऐसे तो बिना मतलब तो पैसे लगाएगा नहीं, उसको कुछ फायदा होगा तभी तो वो लगाएगा ना पैसे। ऐसा तो है नहीं कि भाई अगर तुम्हारे इन्वेस्टर ने पैसे नहीं लिए तो मैं लगा दूंगा, नहीं ऐसा थोड़ी है भाई, उसको कुछ फायदा होगा तो इसलिए एक्सपेंसिव है। वहां पे अपने कुछ फीस ले रहे होंगे तो कुछ और मतलब अंदर की चीजें हैं भाई, वो किस चीज पे एग्री कर रहे हैं कि वो शेयर खरीदेंगे। तो ये होता है इंश्योर्ड राइट इशू या फिर इनडायरेक्ट राइट इशू बोल सकते हैं इसको। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको कि आज आपको ऑफर फॉर सेल, एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर और दोस्तों आत्महत्या राइट इशू, इसके बारे में फुली नॉलेज हो गई होगी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।